साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं। उसमें भी मुस्लिम नेताओं को लेकर अखिलेश का फोकस ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में जीत से गदगद अखिलेश यादव अब यही दांव विधानसभा में लगाना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विधानसभा में अब अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले से नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं। गैर यादव, ओबीसी से रामअचल राजभर का नाम आगे है, तो दलित समुदाय में पासी जाति से इंद्रजीत सरोज का नाम आगे है। कुर्मी समुदाय से राममूर्ति वर्मा पर भी चर्चा है। और विधान परिषद की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम दांव खेलना चाहती है। विधान परिषद में मुस्लिम नेता को नेता प्रतिपक्ष की कमान दी जा सकती है। गुड्डू जमाली का नाम रेस में आगे है। जासमीर अंसारी के नाम पर चर्चा है, तो वहीं सुब्रत पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर सवाल उठाए हैं और लिखा कि गजवाए हिंद के प्लान में सिर्फ एक ही बाधा है और वो है बीजेपी। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव ने कैसे बदली यूपी की राजनीति? नेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला। 37 लोकसभा सांसदों के जीतने में कहीं न कहीं मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ रहा। विधान परिषद में एसपी चलेगी मुस्लिम दांव। तंगदिल भाजपा सरकार नेता प्रतिपक्ष का पद, जो एक मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, वो अपोजिशन लीडर को नहीं दे रही थी। अब वो संख्या बल भी पूरा हो गया है। पीडीए को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे अखिलेश। खुशी इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी, उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ। यूपी में बीजेपी करेगी समीक्षा, स्पेशल टीम तैयार। अखिलेश यादव को यह भी पता है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनके पीडीए का पोल खोलने वाली है, इसलिए हार का ठीकरा उनके ऊपर न फूटे, इसके लिए भी वो उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली पलायन कर गए हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हैं, हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता, राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक, वीरेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपसे। पीडीए के फॉर्मूले पर विपक्ष चुनाव लड़ा, पूरी तरह से सफल हुआ, यूपी में इतना बड़ा उलटफेर हो गया, लेकिन ये रणनीति यहीं रुकने वाली नहीं है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर अब उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की बात हो, इसी पीडीए पर फोकस है समाजवादी पार्टी का। थे 79 सीट्स की, अखिलेश यादव जी बयान देते थे बार बार कि 80 में से केवल एक पे लड़ाई है, और कहां पे आकर के क्या हुआ इनका ये सब जानते हैं। अब इनको लोकसभा में सफलता मिली है, बात सही है, और इसको हम स्वीकार भी करते हैं। और कहाँ हमारी कमी रह गई, किन बातों को हम जनता के सामने नहीं रख पाए, इसका सबका मंथन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, ईमानदारी के साथ। लेकिन राजेश चौधरी जी, इस पीडीए का जवाब अब आगे आप लोग कैसे देंगे? क्योंकि तैयारी अब विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष के पद पे किसी मुस्लिम को लाने की है, और विधान सभा के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी गैर यादव, गैर परिवार के ओबीसी नेता पर विचार चल रहा है। तो अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? ये मैसेज तो लगातार लोकसभा चुनाव से जारी है। हाँ। समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, उसी पर ये काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करना, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, लोगों को एक दूसरे से तोड़ना, ये इनका मुख्य काम है। वही वो कर रहे हैं, वो उसमें दिखाएंगे, उसको प्रचारित भी करेंगे। तो इसका सबका जवाब है और जनता सब जानती है। योगी जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ पारदर्शिता के साथ सरकार, ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है। फखरुल हसन जी, सुब्रत पाठक साहब ने एक्स पर लिखा है और कहा है कि गजवाए हिंद की यही शुरुआत है। आप लोगों ने खुलकर, अब जिस तरीके से अभी तक आप बचते आ रहे थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं,
आप खुलकर विचार चल रहा है कि विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष होंगे वो किसी मुस्लिम चेहरे को दिया जा सकता है, और पिछड़े की बात करें तो गैर यादव किसी पिछड़ी जाति से कोई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। आस्था जी, देखिए, पहली बात तो ये सवाल कहाँ से आया, ये इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि ये जो सवाल हैं जो हवा में हैं उन सवालों का क्या जवाब दिया जाए। अभी इस बारे में कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ है कि कौन कहाँ पे किसको क्या बनाया जाएगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व जब बैठेगा तब तय करेगा। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात का जवाब ज़रूर दे देता हूँ, जो कह रहे हैं कि हम 79 सीट जीत रहे थे और आपने कहा कि आप कहाँ जाके रुके। अरे भाई, 37 पे जाके रुके। 400 पार का नारा देने वाले कहाँ पे आके रुके? अपनी बात तो कर लीजिए। और जहाँ तक तुष्टीकरण का सवाल, तो कल चंद्रबाबू नायडू जी की शपथ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता गए थे। वो चंद्रबाबू नायडू जी जिनकी सरकार बनी है उस प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात है, वहाँ पे इमामों को सैलरी देने की बात है। तो वो ये भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण नहीं है। आपको सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, तो आप कहीं भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, आप कहीं किसी के भी साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार है। पूरे लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी करती रही, और कल किनके साथ आप मंच शेयर कर रहे थे? तो तुष्टीकरण की बात, गजवाए हिंद की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता विरोधी दल किसको बनाएगा, ये फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। विधान परिषद में नेता कौन होगा ये फैसला भी हो जाएगा। अभी किसी भी नाम की चर्चा नहीं हुई है। अभी इस बारे में कोई भी बैठक समाजवादी पार्टी में आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की रणनीति को बदल दिया है। मतलब जिस पीडीए की बात को लेकर के विपक्षी दल चले थे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इसकी बात की, उसमें आपको सफलता हासिल हुई। क्या अब इसी के इर्द गिर्द भी अगले विधानसभा चुनाव का चक्रव्यूह रचा जाएगा? देखिए, चक्रव्यूह बाकी चीजें ये भाजपाइयों के लिए रहने दीजिए, क्योंकि युद्ध नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मुद्दों की बात करके, जनता की बात करके, जनता के हित की बात करके, और जितने भी लोग अभी उन चीजों से दूर हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। कोई युद्ध नहीं हो रहा है कि कहां किसने कौन से चक्रव्यूह रचे, कौन हारा कौन जीता। लोकतंत्र में दो ही चीज होगा, एक पक्ष होगा, एक प्रतिपक्ष होगा, और दोनों के बीच में अगर राजनीतिक शुचिता बना के रखी जाए, दोनों के बीच में अगर जनता के हितों को बचा के रखी जाए, तो जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है ये निखर के आता है। क्योंकि 10 साल से केंद्र में और 7 साल से उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के हितों को कितना अनदेखा किया गया, इसको जनता ने महसूस किया। और जनता का जनादेश हमारे उन्हीं वजहों से हमें मिला है, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे, उन पिछड़े, उन वंचितों की बात कर रहे थे जिनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। तो यहाँ पे चक्रव्यूह या उसकी लड़ाई नहीं है, जनता के हितों की बात है, संविधान की रक्षा की बात है, लोकतंत्र की रक्षा की बात है। और हम जानते हैं कि हम गठबंधन में इस तरह से जनता के मुद्दों से खुद को जोड़ के जनता के मुद्दों को सामने लाएंगे, और जो जुमलों और वादों पे राजनीति करके सिर्फ झूठ बोलती है, उसकी राजनीति अपने आप मंद पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। ठीक है सुधा जी। राकेश गोयल जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। राकेश गोयल जी, अब इस पीडीए को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। मतलब एक तरीके से पूरे विपक्षी गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का रास्ता दिखाया है, अब उसको और व्यापकता से राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगी। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है वो उस चुनाव में। देखिए आस्था जी, बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सपा ने इस बार मतलब बहुत अच्छी विक्ट्री उन्होंने हासिल की है और 3rd लार्जेस्ट पार्टी वो बनी है देश की। तो वो जाहिर सी बात है अपने कद को और बढ़ाना चाहेंगे। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा भी है कि वो केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएं, और शायद उनका सपना आगे प्रधानमंत्री पद तक का भी हो सकता है। पर जिस तरीके से मैं देखता हूँ अभी जो एक धारणा है लोगों के अंदर समाजवादी पार्टी को लेके, उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण का उनको आरोप लगता रहा है, तो जो पीडीए की वो बात करते हैं, तो अगर वो कोई पिछड़े दलित को अगर आगे बढ़ाते हैं, किसी ओबीसी से अदर यादव समाज के अगर किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, चाहे विधान परिषद में चाहे विधानसभा में, तो मुझे लगता है वो उनको थोड़ा एक बेनिफिट उसका मिल सकता है भविष्य में। पर क्या वो अपने उस जो उन्होंने घेरा है उनके आसपास जो चारों तरफ, उससे वो बाहर निकल पाएंगे, क्या उसको तोड़ पाएंगे परिवारवाद से, वो ये देखने वाली बात है। और अभी कुछ भी कहना
मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो भी बिल्कुल जैसे भाजपा के अंदर से कोई बातें लीक नहीं होती, कौन सीएम बनने वाला है, अब उसी ट्रैक पर बाकी पार्टियां भी आ गई हैं। जी, उसी ट्रैक पर बाकी पार्टियां भी आ गई हैं। राजेश चौधरी जी, अब देखिए क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, नतीजे ऐसे क्यों आए, उसको लेकर बहुत तरह की थ्योरीज और चर्चाएं चली। उसमें यह भी था कि क्या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सही था, उसमें भीतर घात की भी बात सामने आई कि क्या ये है। अब एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने चेक कराया है क्या एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा कुछ आपने फाइंड आउट किया? देखिए, पार्टी तो हमारी मंथन कर रही है, पर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं उनको सुन रहा था। उनका कहना ये था कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, ये करेंगे। भाई, चंद्रबाबू नायडू हमारे एनडीए के गठबंधन के साथी हैं और चुनाव से पूर्व के साथी हैं, और स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को किसी प्रकार का धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो नहीं ही दिया जाएगा, आप समझ लीजिए। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, 240 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के वो तीसरी बार आई है। इससे पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे जिन्हें 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ऐसे मुझे लगता है कि ये मुस्लिम आरक्षण वाले मुद्दे पर फखरुल हसन जी कुछ बोलना चाहेंगे। ठीक है, एक सेकंड राजेश जी, आपने इस बात को फिर से स्पष्ट किया है कि मुस्लिम आरक्षण जो है वो धार्मिक आधार पर नहीं मिलेगा इस देश में। फखरुल जी, देखिए आस्था जी, शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने टीडीपी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लिया होता तो शायद ये बात ना कह रहे होते। केवल मुस्लिम आरक्षण की ही बात नहीं है उस घोषणा पत्र में। उस घोषणा पत्र में बहुत सी बातें, इमामों को सैलरी देने की भी बात है, 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देने की भी बात है। शायद अगर पढ़ लिया होता, शायद अगर वो मंच शेयर कर रहे थे आप, और मंच शेयर करने से पहले जिन मुख्यमंत्री जी को आप शपथ दिलाने गए थे, जिनके समारोह में गए थे, अगर आपने उनका घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, तो भाई मुझे तो आप पे बहुत दया आती है कि आप बिना घोषणा पत्र पढ़े, आपके एनडीए के साथी हैं, आपको पता ही नहीं कि उनकी क्या घोषणाएं हैं, आपको पता ही नहीं कि वो जनता से क्या वादे करके आए हैं, आपको पता ही नहीं है। इस बात को बिल्कुल साफ किया है कि उनके प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण की बात है, जो वादा उन्होंने किया है, वो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये बात ज्ञात है ना आपको? देखिए, पता नहीं कहाँ पढ़ करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एनडीए की सरकार है ना जी, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, और एनडीए की जो कार्य योजना है वो लागू होगी। अरे वहां भी एनडीए की सरकार है। आप देखते रहिए, किसी इमाम को कुछ नहीं मिलने वाला है, एकदम नहीं मिलने वाला है, और देश के किसी राज्य में नहीं मिलने वाला है एनडीए की सरकार। अरे झूठ मत बोलिए राजेश जी, देखिए चैनल पे बैठ के ये झूठ नहीं बोलिए। नहीं, चैनल पे टीडीपी का प्रवक्ता बैठा लिया होता तो आपकी इस बात का जवाब देता। नहीं, झूठ बोलने से क्या फायदा? यहाँ बैठ के आप यहाँ पे बैठ के अपनी बातें करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। अरे भैया, टीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ के आया कीजिए। ठीक है, चलिए फैक्ट्स के इर्द गिर्द रखते हैं बहस को, फैक्ट्स के इर्द गिर्द रखते हैं। एक सेकंड राजेश चौधरी जी, तैयारी करके आया कीजिए, फखरुल जी मत आया कीजिए, कुछ भी बोलने की आदत है, पढ़ा तो कीजिए। अपने ही घोषणा पत्र को नहीं पढ़ते हैं आप, अपना पढ़ते हैं ना। पाकिस्तान को लाने की आवश्यकता नहीं है। अगले विषय पर आते हैं, एक और मुद्दे पर आते हैं। अग्निवीर को लेकर चर्चा है कि अग्निवीर योजना ने भी नुकसान पहुंचाया है। अब लगातार मांग हो रही थी कि ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है, जिसके बाद अग्निवीरों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, इसे लेकर भी विपक्ष ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। और राजेश चौधरी जी, अब सरकार को मंथन करना पड़ रहा है कि क्या इसको बढ़ाया जाए, या जो 25% रिटेंशन वाली बात इसमें कही गई थी उसको बदला जाए, या उसमें कुछ सुधार किया जाए। पूरे देश के अंदर ये योजना, पूरी दुनिया के अंदर योजना ये लागू है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई अकेले लागू की हो, लेकिन हर देश अलग होता है ना, हर देश का मिजाज अलग होता है। मेरी पूरी बात होने दीजिए ना आस्था जी। जब कोई नई योजना लागू होती है तो उसको लागू होने के बाद उसमें सुधार की भी आवश्यकता होती है, कई परिवर्तन उसमें होते हैं, कहाँ कमी रह गई है, क्या और बेहतर कर सकते हैं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी बार देश की जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, तो उसमें क्या और अच्छा हो सकता है अग्निवीर योजना में, वो करेंगे। ये तो लगातार कह रहे हैं। और अग्निवीर योजना से ट्रेंड लोग और फोर्सेज में भी तो जा सकते हैं ना। केंद्र सरकार के बहुत सारे फोर्स हैं, राज्य सरकारों के बहुत सारे, यही तो बात आप चुनाव में नहीं समझा पाए, जा सकते हैं। और इसमें क्या, यही तो बात आप चुनाव में नहीं समझा पाए, और अब इसको रिव्यू करना पड़ रहा है आपको। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। सुधा मिश्रा जी। जी, अभी हमारे भाई ने, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जनता ने हमको जिताया है 240 सीटों से। 400 ला रहे थे आप लोग, जनता ने हराया है 303 से। नहीं बता, 292 से
सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपका गठबंधन 303 सीटें मिली, 400 पार हो रहे थे, 303 का समर्थन हमें हासिल है, 303 पूरी संख्या करिए, सुधार रहा हूं मैं आपको थोड़ा। सुन लीजिए, सुधार भी कर लीजिए। 400 ला रहे थे, 303 था, 240 पे आ गए। हकीकत ये है। और अभी तक सारे चैनलों पे बात होती थी एकदम चौड़े में कि उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता बनाता है। इस बार रास्ता रोका है उत्तर प्रदेश ने, तो इसकी बात तो आप लोग नहीं करते हैं। अभी अग्निवीर की बात हुई तो आपने कहा कोई योजना लागू होती है। आपने डिस्कशन किससे किया था? आप यूरोपियन देशों से, बाकी देशों से तुलना कर लेते हैं इस मसले पे। बाकी मसले पे कहेंगे वो यूरोप है, वो ये है, वो ये है, भारत एशिया में है तो इसका कुछ अपना अलग है। कैसी कैसी बातें। अभी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस वालों की सफाई आ गई, और उसके पहले आउटसोर्सिंग से दरोगाओं की भर्ती की बात चल रही थी, लीक हो गया। और इसी जून की बात है, उसमें आके पुलिस को बोलना पड़ा कि नहीं 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 नहीं, इसका नहीं, इसका था, त्रुटिवश हो गया, ऐसे आ गया। तो ये ठीक है सुधा मिश्रा जी, आपका ये कहना है कि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता ने खुलकर अपनी ओपिनियन जाहिर की है वोटों के माध्यम से। राकेश गोयल जी, एक मुद्दा ये भी था पेपर लीक हो जाना या फिर नकल हो जाना, पेपर आउट हो जाना, इसे लेकर भी एक गलत संदेश गया जनता के बीच में। इसे भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि स्पेशली कोविड काल के बाद से जो साल बर्बाद हुए हैं छात्रों के, 0 ईयर गए पूरी दुनिया में, तो उनको जो है वो एज लिमिट बढ़ानी भी चाहिए। इस तरह की भी बहुत सारी मांगे और प्रोमिसेस हुए। देखिए आस्था जी, ये जो पेपर लीक के मैटर रहे, ये अकेले यूपी के नहीं रहे, राजस्थान के अंदर भी 19 परीक्षाएं हुई और वो सारी लीक हुई जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोग जो इस चीज में जो एजुकेशन माफिया के रूप में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और ये देश के जो छात्रों का, उनके भविष्य का खिलवाड़ करते हैं। पर यूपी के अंदर मैंने देखा कि यूपी के अंदर तुरंत टास्क फोर्स बनी, उसके ऊपर एक्शन हुआ और सख्ती से कार्रवाई की गई और काफी इस पे लगाम लगाने का प्रयास किया गया, नए इसमें सख्त कानून बनाए गए। और ये अब पेपर लीक आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये एक बीते दिनों की बात रह जाएगी, किसी भी राज्य के अंदर अब ये पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके के सुदृढ़ प्लान बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। और अरे कौन सा प्लान? नीट में आप देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा जिससे कि इस तरीके के मैनुअल जो इंटरप्शन खत्म हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो चीजें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। और जितनी फ्रीक्वेंटली पहले जो पेपर लीक होते थे, आप अपनी कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी, वहां 19 पेपर लीक हुए, आप उसके बारे में बता दीजिए। देखिए यहाँ पर सरकारों की बात बैलेंस टिप्पणी करूंगा, किस राज्य में किसकी सरकार है उसकी बात नहीं है, ये यूथ की बात है जिसका हर एक साल हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड करता है और अगर गड़बड़ हो जाए तो सब्सट्रैक्ट भी कर देता है उसको। वो ना सिर्फ साल से पीछे हो जाता है बल्कि भविष्य में भी पीछे रह सकता है। इसीलिए इन बातों पर राजनीतिक संजीदगी की आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर बात होनी चाहिए। यह सत्ता पक्ष के लिए भी है, यह विपक्ष के लिए भी है। फखरुल जी, देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हुए और समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें रिकॉर्ड बनाया, छात्रों के साथ धोखा हुआ। पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। सरकार नौजवानों पर भरोसा नहीं दिला पाई, सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई। तो हम तो समाजवादी तो उम्मीद करती कि भारतीय जनता पार्टी इस पे सख्त कानून ही ना बनाए, सख्त कार्रवाई भी करे, क्योंकि एक आध पेपर लीक नहीं हुए, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 10-10 पेपर लीक हुए। जब 10-10 पेपर लीक होते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी पेपर बिना लीक हुए संपन्न नहीं हो सकता? तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किस तरीके से बिना पेपर लीक हुए परीक्षा संपन्न हो, समाजवादी पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में कठोर कदम उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस विषय पे उनके साथ राजेश चौधरी जी, इस पर जवाब आप लोगों को देना होगा पेपर लीक हुए परीक्षा क्या यूथ और उसके परिवार की भी नाराजगी आप लोगों को उठानी पड़ी है और भविष्य में अब आप क्या सतर्कता बरतेंगे, उनको क्या आश्वासन देंगे? देखिए, पेपर लीक का जो कार्यक्रम सबसे अधिक शुरू हुआ वो राजस्थान के अंदर सरकार के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। उसी का परिणाम कुछ इधर उत्तर प्रदेश में भी आ गया। उसका असर कैसे आ योगी जी ने, एक मिनट राजेश चौधरी जी, क्या ये किसी सेंट्रल एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान में पेपर आउट हुआ तो उत्तर प्रदेश वालों के पास भी पहुंच गया? स्टेट के जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यहां उनकी पेपर लीक होने की बात चल रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यूथ के हित की बात होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कठोर कानून बनाने वाले हैं
और जिन्होंने पेपर आउट किया उनके घर पे बुलडोजर भी चला है, उनकी संपत्ति जब्त करने का काम कर रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उनको सजा होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सख्त कानून इस अपराध के विरुद्ध नहीं था जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसका ये लोग लाभ लेते थे, माफिया एक गैंग बना करके काम करते थे। हमने कहा स्पष्ट रूप से बहुत जल्दी ये कानून का एक मसौदा आने वाला है और कानून बनेगा और ये जो पेपर लीक की होती है ये नहीं होगी। वो ठीक है, आपने कहा कि सख्त कानून लाएंगे, जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे कि पेपर लीक हो ही ना। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी, तो ऐसा हो ही ना जो पेपर कंडक्ट हुए हैं वो प्रॉपर कंडक्ट हो, टाइम से उनके रिजल्ट आए, टाइम से रिक्रूटमेंट प्रक्रिया आगे बढ़े। सरकार उस पर भी काम कर रही है, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे कि किसी प्रकार से ये नो, जैसे अभी अभी हमने सोचा है कि 2 पेपर तैयार करेंगे पैरेलल। अब कौन सा पेपर बच्चे के हाथ में जाएगा ये 1-2 घंटे के पहले तय होगा, तो समय नहीं मिलेगा उसका। दूसरी बात, कानून भी सख्त होगा तो भय से कानून चलता है जी। उनको पता है कि यदि मैं कोई अपराध करूंगा तो जेल में सड़ जाऊंगा, तो लोग सोचेंगे 10 बार। जो अवैध संपत्ति इससे कमाते हैं उसको जब्त करने का काम करेंगे, रोकेंगे। नहीं तो राजस्थान में तो सरकार के संरक्षण में कांग्रेस ये सब कराती थी, कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जहां ठीक से वहां भर्ती हो गई, उसका थोड़ा सा असर यहाँ है, उसको हम निश्चित रूप से रोकेंगे। ठीक है सुधा जी, आपने भी राजस्थान में सरकार चलाई है और वहां पर भी पेपर लीक हुए हैं, नकल माफिया पकड़ा गया है, वहां पर भी एजिटेशन यूथ का हमने देखा इस बात को लेके। देखिए आस्था जी, मैं हमेशा इन परीक्षाओं के जो माफिया हैं और जो धांधलियां होती हैं, मैंने कभी इसको राज्यों में बांट के देखने की बात कही ही नहीं है। अगर इनको खत्म करना है तो जब तक ये राजनीति होती रही तेरा मेरा राज्य और सरकारों में, ये लोग फलते फूलते रहेंगे, क्योंकि जानबूझ के इनको आप जब आगे बढ़ाने के काम करने के राज्यों में बांट देंगे। ये बताइए, केंद्र सरकार में नीट की परीक्षा इतने वर्षों से हो रही है, इस तरह का इतिहास कभी देखा नहीं होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट आके ग्रेस मार्क किस बेस पे दिया गया, कैसे किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, मैं कह रही हूँ जहां पे अगर कहीं होती है कार्रवाई कैसे की गई। उत्तर प्रदेश में मानने को तैयार नहीं थे ये लोग, कम से कम राजस्थान में सरकारें थी, तुरंत काम होता था कि किसने काम किया, पकड़ उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती थी। यहाँ बता दीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना कार्रवाई की गई। यहाँ पे जोड़ना तोड़ना नहीं कि किसने कितना कराया, सबको विंडो में रखिए, किसी को काउंटर करना है तो अपना हाथ उठाइए, बात पूरी कीजिए सुधा जी। जी, तो बिल्कुल बात इसकी होती है रास्ता जी की जब इस मसले पिछले 10 वर्षों में न जाने, अगर जिस जगह मैं पढ़ाती हूँ वो बच्चे जब अहर्ता लेके आते हैं अपने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, 5 साल से वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आते ही वो पोस्ट पेपर लीक हो जाता है और बच्चों की आयु सीमा खत्म हो जाती है। उस पे बात कौन करेगा, चर्चा कौन करेगा? छोटे बच्चे हैं, जंतर मंतर पे खड़े हैं, अपने आगे राकेश गोयल जी, ये जो समस्या है ये कई राज्यों से सामने आई। मैंने फिर कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करते हैं, यूथ के विषयों को पॉलिटिकल पार्टीज को अब सीरियसली लेना होगा, क्योंकि इन विषयों को लेकर उसने ओपिनियंस या अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आप अग्निवीर को देख लीजिए या पेपर लीक और नकल को देख लीजिए। देखिए आस्था जी, जो देश का युवा है वो देश का भविष्य है, और अगर देश का भविष्य के साथ ही अगर खिलवाड़ होगा, अगर उसकी परीक्षाएं लीक होंगी, अगर वो उसका साल खराब होगा, उसके उनके पेरेंट्स के सपने पैसे खराब होंगे। आपने देखा होगा कुछ छात्र आता होता है जैसे गंभीर कदम भी उठा लेते हैं निराश होकर इस चीज से। तो ये सब चीजों के लिए सरकारों को, विपक्ष को, पक्ष को, सबको एकजुट होकर एक सुर में इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जो भी पेपर्स हैं और ये जो नकल माफिया आते हैं, कई केसेस में जब नकल के रैकेट का खुलासा हुआ तो कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक भी उसमें सामने आया। संरक्षण मिलता है क्या? मैं राजस्थान में आपको बताता हूँ, राजस्थान में जो कांग्रेस के सीकर से, नाम भी नहीं लूंगा चलो क्योंकि मेरे को राजनीति वाली बात आ जाएगी, उनकी खुद की अपने कोचिंग सेंटर की इन्वॉल्वमेंट पाई गई कि पेपर लीक के अंदर काफी आरोप प्रत्यारोप वहां पे लगे और कार्रवाई हुई। बहुत सारी संपत्ति, गवर्नमेंट ने भी काम किया वहां पे, ईडी तक को इन्वॉल्व होना पड़ा। केंद्रीय एजेंसी भी अपना काम करती है, जब राज्य सरकार कहीं किसी तरीके से उस चीज को दबाती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो केंद्रीय एजेंसियों ने भी वहां पे काम किया। और ये केंद्रीय एजेंसियां यूपी हो, बिना भेदभाव के हर राज्य के अंदर काम करती हैं और इसमें कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल। फखरुल हसन जी, मुझे बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में, तब क्या कोई नकल माफिया नहीं पकड़ा गया था? तब नकल नहीं होती थी क्या? या फिर तब कोई पेपर लीक नहीं हुआ? समय से रिक्रूटमेंट पूरी हो रही थी क्या और पारदर्शी हो रही थी? आस्था जी कहीं 10 पेपर लीक नहीं हुए, कहीं इतने पेपर एक साथ लीक नहीं हुए। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, पेपर लीक हो गए। आप गूगल कर लीजिए। कोई पेपर ही ना करा पा रहे हो बिना
बिना पेपर लीक हुए कोई भी पेपर संपन्न ही ना हो पा रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी सरकारों में नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। नौजवान ने वोट नहीं दिया, अग्निवीर के नाम पे नौजवान ने भाजपा को वोट नहीं दिया, पेपर लीक के नाम पे वोट नहीं मिला, क्योंकि भाजपा को वोट नहीं मिला नौजवान का। ठीक है राजेश चौधरी जी, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने समाजवादी पार्टी का सरकार भी देखिए, समाजवादी उन्होंने पार्टी कहा है तो कि 10-10 पेपर लीक नहीं हुए उनकी सरकार में। वो तो पेपर ही नहीं कराते थे जी, समाजवादी पार्टी कार्यालय से सूची जाती थी और सीधे भर्ती हो जाते थे, एक ही समाज के लोग भर्ती होते थे। हाँ, विधान परिषद में हुई है सीधी भर्ती, सुप्रीम कोर्ट गए आप, इसके कराए आए हैं, पता है सीधी भ्रष्टी की है विधान परिषद में, पता है वो जो भ्रष्टाचार हुआ वो पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी भ्रष्टाचार पता चलेगा। भ्रष्टाचार हुआ है पता है, पूरा देश जान रहा है क्या भ्रष्टाचार, कहाँ सूची बनी, विधान परिषद वाली सूची। चलिए ठीक है, आपसी वाद विवाद से बात नहीं बनेगी, बात तभी बनेगी जब कास्ट पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के कहाँ सूची बनाते हैं वो भी यूथ की बात होगी, उसके हितों की बात होगी, ट्रांसपेरेंसी की बात होगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, वक्त का तकाजा है, मुझे शो वाइंड अप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विधानसभा में अब अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले से नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं। गैर यादव ओबीसी से रामचल राजभर का नाम आगे चल रहा है, तो कुछ नाम दलित समुदाय और कुर्मी समुदाय से भी आगे चल रहे हैं। विधान परिषद में मुस्लिम नेता को नेता प्रतिपक्ष की कमान दी जा सकती है, ऐसी भी चर्चा है। यहां पर भी गुड्डू जमाली और एक दो नाम और जो कि मुस्लिम चेहरे हैं वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस सब को निशाने पर लेते हुए कहा है कि लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर सवाल उठाए और कहा कि ये गजवाए हिंद है और इस प्लान में सिर्फ एक ही बाधा है, वो है बीजेपी। इसी पर इसको बीजेपी ही रोक सकती है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।